हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। साइंस के हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम SI रेलवे कांस्टेबल पटवारी और सभी एग्जाम जिनमें भी साइंस आते हैं उन सभी के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध समीकरण E = mc स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो दिया गया था हमारे आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था E = mc स्क्वायर। डैश में आयन अपने परमाणु से अलग होते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है जो कि अपने परमाणुओं से अलग होते हैं? उन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। जो हमारे आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, परमाणुओं से अलग होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है परमाणुओं से। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी का आवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक यह होता है 4/3। तो इसमें प्रकाश की गति क्या होगी? तो हमारे जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में और हर जगह पर एक जगह से जैसी गति करता है, लेकिन हाँ माध्यम से थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। यदि और जो अपवर्तनांक है पानी का वो कितना है? तो 4/3 है। तो जब हमारा पानी में से प्रकाश गुजरता है तो उसकी गति क्या होगी? तो ये होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के विषय में गलत है? तो बल के बारे में बताना है और हमें गलत बताना है। तो यह वस्तुओं पर कार्य कर रहा बल उसका आकार परिवर्तन कर सकता है। तो हाँ, किसी वस्तु पर यदि बल लग रहा है तो उसका आकार परिवर्तन कर सकता है, तो ये सही है। यह वस्तु पर कार्य कर रहे बल उसका वेग और गति की दिशा दोनों परिवर्तित कर सकता है। तो ये कोई भी वस्तु की कार्य कर रही वस्तु है उस पर यदि बल लगाया जाता है तो वह उसके वेग को और गति की दिशा को परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। यह एक वस्तु पर कार्य कर रहा बल उसका वेग नहीं परिवर्तित कर सकता, तो ये गलत है। मतलब क्या वेग में परिवर्तित कर देगा और दिशा परिवर्तित कर देता है। यह वस्तु दूसरी वस्तु पर बल तभी लगाया जा सकता है केवल यदि वे संपर्क में होते हैं, तो ये भी सही है। जब उस पर कोई भी बल लगाना है तो उसके संपर्क में आना पड़ेगा। हम कुछ पदार्थों के माध्यम से नहीं देख सकते, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब हम कुछ पदार्थों के माध्यम से नहीं देख सकते उन्हें कहा जाता है अपारदर्शी। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। कोयला निर्माण के विभिन्न चरण 4 उपयोगी उत्पादों को देता है। इनमें से कौन सा एक पहचानिए जो समूह नहीं होता? मतलब जब हम कोयले का निर्माण करते हैं तो हमें चरणों में 4 उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। इसमें हमें क्या मिलता है? एथेसाइट मिलता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट का होता है कोयला होता है, पीट होता है, बिटुमिनस कोयला होता है और लिग्नाइट कोयला होता है। लेकिन हेमेटाइट लोहे का एक टाइप होता है जो कि हमें कोयले से नहीं मिलता। निम्नलिखित में से किस ईंधन के जलने के कारण अवशेष बचे होते हैं? तो कोई भी जब ईंधन जल जाता है तो उससे क्या बचे होते हैं? अवशेष बचते हैं। तो ये किस में बचेंगे? तो ये सबसे ज़्यादा बचते हैं लकड़ी में, तभी तो उसका धुआं होता है। जैव गैस में नहीं होते, केरोसिन में नहीं होते और LPG में तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर होते हैं। किस प्रकार के पौधे में मोटी मार्शल और रस भरी कम पत्तियां और हरे तने पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें मोटे मार्शल, रस भरी और कम पत्तियां और हरे तने पाए जाते हैं? इन्हें कहा जाता है मेरुदभद। क्या कहा जाता है? मेरुदभद या फिर जेरोफाइट्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये मरुस्थल में होते हैं इसलिए मोटे होते हैं, रस भरे होते हैं और कम पत्तियां होती हैं और कांटे ज़्यादा लगे होते हैं और हरे तने होते हैं। तकनीकी जिसका प्रयोग वनस्पति वर्ण को अलग करने के लिए पहली बार किया गया था, उसे क्या कहा जाता था? ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग सबसे पहले वनस्पति के वर्ण को वनस्पति से अलग करने के लिए किया गया था, उसको क्या कहा गया था? क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। 6 जोड़े पैर के साथ निम्नलिखित में कौन सा संधिपाद प्राणी होता है? तो ऐसे कौन सा प्राणी है जिसके 6 पाद होते हैं? तो 6 जोड़े के संधिपाद पक्ष प्राणी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैस्टेसिया। क्या है? कैस्टेसिया है जिसके 6 पैर होते हैं। किसके होते हैं? कैस्टेसिया के होते हैं। कष्ट चेहरा होगा बेचारे, 6 पैर हैं। तो कैस्टेसिया के कितने पैर होते हैं? 6 जोड़ी होते हैं। प्रकृति में संभव सबसे कम तापमान होगा, तो प्रकृति में सबसे कम तापमान होता है 0 केल्विन। कितना होता है? 0 केल्विन सबसे कम तापमान होता है। धनात्मक
धनायन पर आवेश पर निर्भर करता है। जो हमारा धनायन होता है वह पदार्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो धनायन है मतलब उसने कितने आयंस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो ये किसने दिए हैं, पदार्थ ने दिए हैं। तो पदार्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है कौन, धनायन। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य कर रहा निरंतर बल उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करता है बिना उसकी गति की दिशा में बदले। यह बल का परिणाम क्या होगा। तो 5 किलो की वस्तु है, उसके द्रव्यमान वस्तु पर कार्य कर रहा है एक निरंतर बल, उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर में परिवर्तित कर देता है। तो उस पर उसकी गति की दिशा में जो बदलाव आया है उस बल का परिणाम क्या होगा, तो ये बढ़ा है 0.5 न्यूटन। कितना, 0.5 न्यूटन बढ़ गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर का चयनित किया गया संभवतः पाठ्यांक कौन सा होता है। तो जो हमारे डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं इसमें चयनित किया गया जो सामान्यतः है संभवतः पाठ्यांक होता है वह होता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर अम्ल होता है। तो ऐसा अम्ल जो कि कमजोर होगा मतलब बेस के पास होगा, है ना। तो CH3COOH ये क्या होता है, कमजोर एसिड होता है। कटे हुए बैगन और सेब को वायु में संपर्क में रखने पर उनका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। ये क्या होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। कोई भी कटे हुए बैगन या सेब को वायु के संपर्क में रखने से वह वायु से क्रिया कर लेते हैं और रंग परिवर्तित कर देते हैं। इसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नाभिक राइबोसोम दोनों में उपस्थित होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा है जो नाभिक और राइबोसोम दोनों में उपस्थित होता है, तो ये होता है mRNA। कौन होता है, mRNA होता है, जिसको मैसेंजर RNA कहा जाता है। और ये राइबोसोम और नाभिक दोनों में उपस्थित होता है। बहुकोष्ठीय अंडाशय सामान्य रूप से डैश उपायांश दिखाता है। तो जो हमारा बहुकोष्ठिकीय अंडाशय है सामान्य रूप में डैश उपायांश दिखाता है। तो ये क्या दिखाता है, स्तंभीय उपायांश दिखाता है। कैसे दिखाता है, स्तंभीय उपायांश दिखाता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में एक कोशिका से दूसरी पर आनुवांशिक सूचना स्थानांतरित करने में प्रयुक्त संरचना के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है मतलब जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किया जा रहा है। इसमें प्रयुक्त जो सूचना होती है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेक्टर। जो हमारी सूचना होती है वह क्या होती है, एक वेक्टर होती है। वह विज्ञान जो पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन करने के लिए जीवाश्मों का उपयोग करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। वह उपकरण जो द्रव के आपेक्षित घनत्व को ज्ञात करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आपेक्षित घनत्व को ज्ञात करने वाले को कहा जाता है हाइड्रोमीटर। क्या कहा जाता है, हाइड्रोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडल का दाब ज्ञात करते हैं और हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, सापेक्ष घनत्व को ज्ञात करते हैं। सापेक्ष घनत्व को, आपेक्षित घनत्व को ज्ञात करते हैं हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रोमीटर क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता को ज्ञात करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यदि सैंपल P में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और सैंपल Q में 1 ग्राम पानी हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये एक तरल अवस्था में होंगे। कैसे होंगे, तरल अवस्था में होंगे। यदि P में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है और सैंपल Q में 1 ग्राम पानी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरल अवस्था में चेंज हो जाएंगे, ये तरल होंगे। तारों का टिमटिमाना या जगमगाहट का कारण क्या होता है। तो हमारे तारे होते हैं भाई क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारों की जो रोशनी होती है वह वायुमंडल पे अपवर्तन के कारण आती है। तो हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब ध्वनि तेज हो जाती है तो ध्वनि का कौन सा गुणधर्म बढ़ जाता है। तो जब कोई भी ध्वनि है बस धीरे धीरे से जा रही है लेकिन वो अचानक से तेज हो गई तो उसका क्या हो गया, आयाम बढ़ गया। क्या बढ़ गया, आयाम या फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। निस्पंदन क्रिया के दौरान वे कण जो निस्पंद कागज पर कर रह जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब निष्पादन प्रक्रिया के दौरान वे कण जो कि निस्पंद कागज पर रह जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अवशेष। क्या कहा जाता है, रेसिड्यू कहा जाता है। मतलब ये निष्पादन नहीं हो पाया इनका या फिर फिल्टर नहीं हो पाया तो वो क्या बच जाएंगे, फिल्ट्रेट हो जाते हैं या फिर रेसिड्यू बच जाते हैं जो कि निकल है, जो कि हमारे निष्पादन नहीं हो पाया है तो क्या बच जाएगा, रेसिड्यू बच जाता है।
जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं, जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो वह डैश के साथ अभिक्रिया करके दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार और हवा, जो हवाई जहाज होती हैं उसकी खिड़कियाँ निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी होती है? जो हमारी कार की खिड़कियाँ होती हैं और जो हमारे एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज की खिड़कियाँ होती हैं वो बनी होती हैं पर्सफेक्स की। किसकी बनी होती हैं? पर्सफेक्स की बनी होती हैं। इसलिए तो हम उसे पर्स नहीं फेंक सकते, तो पर्सफेक्स की बनी होती हैं कार और हवाई जहाज की खिड़कियाँ। पौधों में रिक्तिका का कार्य क्या होता है? जो हमारे पौधे होते हैं उसमें जो रिक्तिका होती है वह उनको स्थिति मतलब स्थिर रहने के लिए, और रेजिट मतलब जो बहुत सारे क्या चोट वगैरह होती है ना उससे बचाने के लिए इसको रखा जाता है। रिक्तिका का प्रयोग क्या होता है? कोशिका को स्पीत करती हैं, क्या करती हैं? स्पीत करती हैं या फिर टर्जिट करती हैं, क्या करती हैं? उनको स्ट्रांग बना के रखती हैं रिक्तिकाएं। शरीर में सबसे बड़ा जो लसिका अंग होता है वो क्या होता है? रस से भरा है। लसिका सबसे बड़ी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सी होती है? तो ये प्लीहा होती है। पौधों को नाइट्रेट आयन की आवश्यकता क्यों होती है? जो हमारा नाइट्रेट होता है वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन तो ले नहीं पाते, तो नाइट्रेट को चेंज करने के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट में चेंज करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं नाइट्रेट पौधे। तो नाइट्रेट की आवश्यकता होती क्यों है? क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। एक निश्चित क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें दक्षिण से उत्तर की दिशा में यह जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है तो उस पर लगने वाला बल वह किस तरह से महसूस करेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन है वह यदि पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है तो उस पर ऊपर से एक बल लगेगा। कहाँ से लगेगा? ऊपर की ओर से एक बल लगेगा। अम्ल वर्षा का जो प्रदूषक होता है वह SO2 और NO2 गैस होती है, इससे अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा का pH कितना होता है? तो pH अम्ल वर्षा है मतलब एसिडिक होगी, 7 से कम होगी, तो 5.2 जो होता है वह अम्ल वर्षा का pH होता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को जमीन के स्तर से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाने पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा हमारा 25 जूल। कितना होगा? 25 जूल होता है। भारत में प्रयोगशाला जो SI इकाइयों और मानकों को बनाए रखती है और वजन और मापनों के राष्ट्रीय मानकों का अंश शोधन करती है वह कहाँ पर है? तो हमारे भारत में जो प्रयोगशाला है जो कि SI मानक होते हैं, इकाई होती हैं, उनको क्या करती है? उनके वजनों को और मापन को राष्ट्रीय मानक में अंश शोधन के लिए उसका प्रयोग करती है, वह है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली में स्थित है। अम्लराज की संरचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें सांद्र H2SO4 होता है और सांद्र होता है HCl। तो इसमें लेकिन इसका रेशियो कितना है होता है? तो एक होता है H2SO4 और HCl होता है 3, तो 1:3 का अनुपात होता है। सांद्र HNO3 और HCl का रेशियो होता है 1:3। निम्नलिखित में से बिस्मांगी मिश्रण को पहचानिए, मतलब बिस्मांगी है, यह दोनों क्या हो जाएंगे? हेट्रोजीनस है, मतलब मिलेंगे नहीं, तो मृदा जो है वह क्या है? एक बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक चयन के होने के बाद पहले आवश्यक शर्त कौन सी थी? जो हमारे प्राकृतिक चयन है उसमें सबसे पहली शर्त क्या होती है? तो इसमें होती है आनुवांशिक और विविधता। क्या होती है? मतलब आनुवांशिक जो भिन्नता होती है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, वह सबसे पहले प्राकृतिक चयन का शर्त होती है, पहली शर्त होती है। क्या? उसमें जेनेटिक विभिन्नता आनी चाहिए। अस्थि मृदुता या फिर अस्थि सुषिरता में किस शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है? मतलब ये एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाती है? अस्थियों की मृदुता हो जाती है या फिर अस्थि सुषिरता हो जाती है। तो ये किसकी बीमारी है? हड्डी की है, या बोन्स की होती है, जिसको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है या फिर ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। DNA अणु में 10% क्षारक गवानिन होता है, इसमें कितने प्रतिशत थाइमिन होता है? तो यदि किसी भी DNA में 10% मतलब क्षारक का होता है, गवानिन होता है, लेकिन थाइमिन कितना होता है? तो 40% थाइमिन होता है। थाली 40-50 की आती है, तो थाली थाइमिन कितना होता है? 40% होता है, लेकिन जो गवानिन होते हैं वह कितना होता है? 10% होता है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो प्राकृतिक चयन का जो है वह डार्विन के द्वारा दिया गया था।
नेचुरल सिलेक्शन है वह किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ऐसे यात्री जो कि अंतरिक्ष में गए थे तो वो थे हमारे राकेश शर्मा। किसके द्वारा भेजे गए थे? तो यह पूर्व सोवियत संघ के द्वारा भेजे गए थे, राकेश शर्मा जी। धातु M और धातु N द्वारा विस्थापित की जाती है, लेकिन धातु N धातु O को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उसका जो अपक्रांतिकता को बढ़ता क्रम क्या होगा? मतलब कोई भी धातु है, कौन कौन सी है? M है, N है और O है, लेकिन जो हमारी M धातु है वह तो विस्थापित कर देती है, लेकिन N धातु है वह O को विस्थापित नहीं कर पाती। तो उसका जो अपक्रांतिकता है वह कितनी होगी? तो M की ज़्यादा होगी, मतलब M की सबसे कम होगी, N की उससे कम हो ज़्यादा होगी, फिर O की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि O को कोई प्रतिस्थापित ही नहीं कर पा रहा है, तो O की सबसे ज़्यादा, फिर N की, फिर M की। सभी कथन पहचानिए, मतलब सही कथन को पहचाना है। प्लूटो हमारे सौर परिवार में दूरतम ग्रह है, तो ये भी सही है, हमारे सौर परिवार है, इसमें प्लूटो है वह सबसे लास्ट का या फिर सबसे दूर का ग्रह है, इसलिए इसको बोना ग्रह भी कहा जाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर निर्देश होती है, तो ये क्या है? सही है। जो हमारा पुष्यल तारा है धूमकेतु है, इसकी जो पूंछ होती है वह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, मतलब सूर्य से दूर निर्देशित होती है। दो द्रवों को उनकी कथनांक के आधार पर पृथक करने की विधि क्या होती है? जो हमारे दो द्रव हैं, यदि हमने उनको मिला दिया है लेकिन उनका कथनांक अलग अलग है, तो हम कैसे हटा सकते हैं उनको? डिस्टिलेशन से या फिर आसन विधि के द्वारा उनको हटाया जाता है। क्षारों का डैश स्वाद होता है और अनुभूति होती है, तो हमारे जो क्षार होते हैं वह कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। खट्टे नहीं होते, खट्टे तो अम्ल होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं और साबुन जैसी अनुभूति होती है। जो हमारे क्षार होते हैं तो वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और स्वाद क्या होता है इनका? साबुन जैसी अनुभूति इसमें होती है। इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो जो टार्ट्रिक अम्ल है वह इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वह टमाटर में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल हमारे नींबू में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड हमारे शायद सिरके में पाया जाता है। वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार और अवतल के बंध स्तर के आकार के बीच के संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार और अवतल के बंधक स्थल के आकार के बीच के संबंध की अच्छी तरह से विवरण करता है, उसे कहा जाता है पूरक। क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। बारबरा मैकक्लिंटॉक्स को डैश की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो हमारे बारबरा मैकक्लिंटॉक्स हैं इनको किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो गतिशील आनुवांशिक तत्व की खोज करने के लिए बारबरा मैककिंटॉश के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि बार बार भाग जाते हैं। तो गतिशील आनुवांशिक तत्व की खोज की थी किसने? बारबरा मैककिंटॉश ने। कोशिका में कौन सी गतिविधि को एटीपी की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती? तो हमारी कोशिका में ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके लिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती? तो ये होता है हमारा निष्क्रिय अभिगमन। यदि सक्रिय होगा तो आवश्यकता होगी, कोशिका के विभाजन में आवश्यकता होती है, और प्रोटीन के संश्लेषण में भी हमारी एटीपी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो निष्क्रिय अभिगमन है उसके लिए आवश्यकता नहीं होती। अधर का विपरीत क्या हो गया? अधर तो मतलब एक धर है तो अधर का हो जाता है पृष्ठीय। क्या हो जाएगा उसके विपरीत? पृष्ठीय हो जाता है। C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है? जो हमारे C3 चक्र है उसका प्रथम उत्पाद क्या बनता है? तो फास्ट बनेगा C3। एक सी होता तो ठीक है, लेकिन कितने हैं? 3 C हैं, तो फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड होता है हमारा C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद। गैसीय विनियमन होता है। जो हमारा गैसीय विनियमन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह पूर्ण रंध्र द्वारा होता है, या फिर जो स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा हमारा गैस का विनिमय होता है। किसमें? पौधों में होता है। पादपों में बाष्पोत्सर्जन दर निम्न होती है। जो हमारे पौधे होते हैं वह बाष्पोत्सर्जन कब दर जो है वह कब निम्न होगी? जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है तो इसका बाष्पोत्सर्जन कम होता है। यदि हमारे वायुमंडल में आर्द्रता कम होगी तो ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। जो टैनिन एकत्रित होता है, जो हमारा टैनिन होता है वह कहाँ पर एकत्रित होता है? तो कास्ट में या फिर वार्ग जो होती हैं वहाँ पर टैनिन
एकत्रित होता है। टैनिन कहाँ पे इकट्ठे होता है? तो कास्ट में या फिर बार्क में इस इकट्ठा होता है, इसलिए तो कैसी टैनिंग, अपन को टैनिंग हो जाती है, उनको टैनिन होती है। तो ये कहाँ पर? बार्क में। तो वो काले काले हो जाते हैं, अपन भी काले काले हो जाते हैं। तो अपने की होती है टैनिंग, जो कि हमारी त्वचा पे स्थित होती है, वहाँ पे होती है टैनिन पौधों में, तो वो उसकी कास्ट पे या फिर बार्क में स्थित हो जाती है, तो इसलिए वो काले हो जाते हैं। मेरुरज्जु भाग किसका है? तो जो हमारा मेरुरज्जु है वह केंद्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो भाग होते हैं, एक क्या होते हैं? हमारा ब्रेन, और एक होती है मेरुरज्जु। ऐसा स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बायोफाइलम किसके द्वारा कायिक रूप से गुणन करते हैं? जो हमारे बायोफाइलम होते हैं, मतलब बायोफाइटा वाले होते हैं, उनके जो कायिक रूप से गुणन किसके द्वारा होता है? जो हमारी उनकी पत्तियां होती हैं वह उनके कायिक रूप में गुणन करती हैं। तो बायोफाइलम में जो कायिक रूप से गुणन होता है वह पत्तियों से होता है। एक युग्म में होते हैं, जो हमारा कोई भी गैमेट होता है उसमें क्या क्या होते हैं? तो एक जीन में एक युग्म विकल्पी होते हैं। क्या होते हैं? एक जीन में एक युग्म विकल्पी होते हैं। मतलब एक गैमेट में क्या होता है? तो एक गैमेट में होता है एक जीन का एक युग्मी विकल्प। जैव अपघटन किसका अपशिष्ट होता है? जो हमारा जैव अपघटन है वह किसका अपशिष्ट है? तो वह मवेशियों का जो अपशिष्ट होता है उससे हमें प्राप्त होता है जैव अपघटन। जल क्या होता है? तो जल एक अनवीनीकृत संसाधन है, मतलब हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो फिर से नहीं आएगा, गया तो गया, तो अनवीनीकृत संसाधन है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्थल क्या होता है? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होगा? तो ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की रसोई घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्वनि का पानी में वेग क्या होगा? जो हमारी ध्वनि होती है उसका पानी में वेग कितना होगा? 1500 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 1500 मीटर पर सेकंड होता है पानी में उसका वेग। यदि पेंडुलम का आवर्तकाल 3 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो कोई भी पेंडुलम है यहाँ से वहाँ जा रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना है? 3 सेकंड है, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो 0.33 हेजार्ड होगी। कितनी होगी? 0.33 हेजार्ड होगी यदि उसका आवर्तकाल 3 है तो। एक कूलाम किसके बराबर होता है? तो एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के। किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होता है एक कूलाम। कूली कितना काम करता है? एक एम में 1 सेकेंड, 1 एम्पियर 1 सेकेंड होता है। ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए थे। जो हमारा ऊष्मा है उसका नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ऊष्मा का नियम दिया गया था जूल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जूल के द्वारा दिया गया था। तारे जो काले प्लास्टिक के कवर को ढक देते हैं, तार जो हम काले प्लास्टिक के कवर से ढक देते हैं, तो क्यों ढकते हैं? क्योंकि उदासीन तार होता है। जो हमारा काला रंग कलर का तार होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन तार होता है। एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कौन होती है या कब होती है? तो एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा कब होती है? तो वह होती है कुंडली के केंद्र में। जो हमारी कुंडली होती है उसके केंद्र में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है। तो कोई भी धारावाही कुंडली के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा या फिर जो तीव्रता होती है वह कहाँ पर होती है? कुंडली के केंद्र में स्थित होती हैं। 12 लीटर H2 12 लीटर H2 और 11.2 लीटर हम Cl2 को मिला रहे हैं, तो मिश्रण क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा तो जो हमारा हाइड्रोजन है वह क्लोरीन से क्लियर कर लेगा तो HCl बनाएगा, और तो HCl कितना मिलेगा हमें? 22.4 लीटर HCl मिलेगा, और 0.8 लीटर मिलेगा H2। क्या मिलेगा? 0.8 लीटर मिलेगा H2 और 22.4 लीटर मिलेगा HCl। सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, तो कौन सा सूत्र है जो कि यौगिकों के परमाणुओं का सरल अनुपात बताता है? उसे कहा जाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या कहा जाता है? मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है, जो कि हमारे किसी भी यौगिक का परमाणु का सरल अनुपात बताता है। तो उसका जो मूल को बता रहा है तो मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो हमारा यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन होता है हमारा 46.6%। कितने होता है? 46.6% होता है किसी भी यूरिया में नाइट्रोजन।
मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जो हमारा मुख्य कोश होता है उसमें होती है 2n2। कितनी होती है? 2n2 होती है। किसी के मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2n2 होती है। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग प्रथम बार दर्शाया गया था कि परमाणु में क्या होते हैं। जो हमारा अल्फा कण है उसने प्रकीर्ण करके क्या बताया था कि हमारे परमाणु में क्या है? तो उन्होंने बताया था परमाणु में नाभिक है। क्या है? रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था कि जो अल्फा कण को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने बताया था कि हमारे अल्फा कण है वह कहाँ नहीं जा रहे हैं? केंद्र में नहीं जा रहे हैं। मतलब केंद्र में क्या होगा? पॉजिटिव आयन होंगे। तो इनने क्या बताया था? नाभिक को बताया था। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के कारण नया पदार्थ बनता है? तो ऐसा कौन सा परिवर्तन है जिसके कारण नया पदार्थ बनेगा? पिघलने से नहीं बनता, उत्पादन से नहीं बनता, बाष्पन से नहीं बनता, जंग लगने से एक नया उत्पाद बनता है, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्या क्रिया होती है? जो उदासीनीकरण मतलब क्या होगा? कोई अम्ल को मिला देंगे हम क्षार में, उदासीन हो जाएगा तो क्या बनेगा? लवण मिलते हैं और जल मिलता है। क्या मिलता है? लवण और जल मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह क्या बनेगा? बी की कम होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, बेरिलियम की, बोरोन की ज़्यादा होगी, फिर कार्बन की ज़्यादा होगी। ये क्या है? बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ऐसी चलेगी। बकनोफन है। आयनिक यौगिक सामान्यतः डैश दोनों रखते हैं। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं वह क्या रखते हैं? तो वह उच्च गलनांक होता है उनका और उच्च आदर्शात्मक बंध होते हैं। तो क्या होते हैं? जो हमारे उच्च गलनांक होते हैं और उच्च आदर्शात्मक बंध होते हैं। तो कोई भी आयनिक यौगिक है मतलब आयन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़े होंगे तो उनका गलनांक कम तो होगा नहीं, उच्च होगा और एक आदर्शात्मक बंध बना के रखते हैं। अमाशय में दूध का फटना क्या परिणाम होता है? जो हमारा अमाशय होता है तो हमारा उसमें क्या होता है? जो दूध होता है वह फट जाता है। किसके कारण फटता है? तो रेनिन के कारण फटता है, क्योंकि जो हमारा दूध होता है वह रेनिन की उपस्थिति में ही फटता है। फेफड़ों से आने वाले रक्त में डैश की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। जो हमारे फेफड़ों से रक्त आता है तो कौन लेकर आता है? तो वहां से लेकर आती हैं शिराएं। क्या लेकर आती हैं? फुसफुस की शिरा लेकर आती है जो कि ऑक्सीजन से युक्त ब्लड को लेकर आती है, हृदय को देती है और हृदय इसको पंप कर देता है पूरे शरीर में। तो जो हमारे फेफड़ों से आने वाला रक्त होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, डैश की तुलना में अधिक होती है जो उसके प्रवेश द्वारा वाले रक्त की। अच्छा, इसमें बताया तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो फेफड़े से आने वाला रक्त होता है उसमें कम होती है, लेकिन जब फेफड़ों पर रक्त जाता है तो उस वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त का थक्का कहलाता है। जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रक्त बनाने मतलब थक्का बनाने में सहायक होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? थम्बोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थम्बोसिस कहा जाता है, जो कि थक्का बनाने में काम करता है। और थक्का कौन नहीं बनने देता? तो हेपेरिन नाम का प्रोटीन थक्का नहीं बनने देता शरीर के अंदर। मूत्र में जल का अधिक मात्रा का कौन सा रोग हो जाता है? यदि हमारा यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, उसमें जल ज़्यादा जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा मधुमेह का कारण होता है। क्या होता है? यह मधुमेह का कारण होता है। बीज निम्न में निर्मित होते हैं। जो हमारा बीज होता है वह किस में निर्मित होता है? तो वह अनिषेचित अंडे में निर्मित होता है। किस में होता है हमारा बीज? अनिषेचित अंडे में निर्मित होता है। ओजोन आवरण जिससे हमारी रक्षा करती है। जो हमारी ओजोन परत होती है वह परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे करती है? परावैंगनी किरणों से, जो कि क्या होती हैं? यूवीसी होती हैं और यूवीवी होती हैं। दोनों प्रकार की किरणों से हमें रक्षा करती है। पाई कहाँ जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जीवाश्म ईंधन के जलने के दौरान निम्नलिखित में से कौन निष्कासित होता है? जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुएं में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। केंद्रक के अलावा भी डीएनए उपयुक्त मतलब डीएनए युक्त कोशिकांग क्या है? तो हमारे कोशिकाएं पाए जाने वाले अंग होते हैं। इनमें किसमें कोशिका के अलावा डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है।
दुमिकाएं किस में पाई जाती हैं? जो हमारी दुमिकाएं होती हैं जो कि डेंड्राइट्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं हमारी तंत्रिका में। किस में पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। हमारी जो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख यूनिट होती है उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यह नर्वस सिस्टम का भाग होती हैं। डेंड्राइट्स इसमें पाए जाते हैं। एक जलीय फर्न जो कि चावल की खेती में हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो हमारे जलीय पौधे होते हैं उसमें हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। एक चालक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है, ऐसा करने पर चालक में ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान से, जो उसका प्रारंभिक मान है उससे उसका मान जो प्रतिरोध है उसके कारण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो उसका ऊष्मीय मान क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा जब उसका प्रतिरोध उसका जो मान है चालक का वह आधा हो गया है तो उसकी जो तापमान है वह दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसमें ऊष्मीय प्रभाव है वह दुगना हो जाता है। एक विद्युत इस्त्री निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हमारा प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, वह किस पर कार्य करता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जो हमारी धारा है वह क्या करती है? ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन। जब एक परख नली से गुजरने वाली धारा एक नियत दर से बढ़ाई जाती है तो प्रेरित धारा क्या होगी? तो कोई भी हमारी परख नली है उससे गुजरने वाली धारा एक नियत दर से बढ़ाई जाती है। उसकी धारा है हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो प्रेरित धारा होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उसकी जो प्रेरित धारा होती है वह नियत होती है और बढ़ती हुई धारा के विपरीत दिशा में होती है। कैसे होती है? उसकी जो प्रेरित धारा होती है वह हमेशा कैसी होती है? नियत होती है। धारा हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी और उसकी विपरीत दिशा में होती है, बढ़ती हुई धारा के विपरीत दिशा में होती है। हमारे घरेलू व्यय में कम आने वाली जो एसी निम्न आवृत्ति का होता है, जो हमारे घरेलू काम में यूज होने वाला एसी है वह कितनी आवृत्ति का होता है? तो 50 हर्ट्ज का होता है। जबकि जो हमारी देखो जब एक परख नली से गुजरने वाली धारा होती है उसमें एक नियत दर से धारा को बढ़ाया जाता है तो जो उसकी प्रेरित धारा होती है वो कैसे जाएगी? तो वह कम तापमान से ज़्यादा की साइड जाएगी। तो जैसे हमारा तापमान बढ़ेगा तो उसकी बढ़ती हुई धारा की विपरीत दिशा में जाएगी और नियत रहती है इसकी प्रेरित धारा। घरेलू व्यय में जो एसी होते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो यह 50 हर्ट्ज की होती हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की तुलना में सीधा, आभासी और अधिक बड़ा प्राप्त होता है तब बिंब की स्थिति होनी चाहिए। तो जब भी कोई अवतल दर्पण है मतलब हमारे किनारों पर वह मोटा होगा और जो सेंटर पर क्या होगा? पतला होगा। इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वह कैसा है? सीधा है, आभासी है और बड़ा भी बन रहा है। तब हमारे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो जो ध्रुव और जो फोकस है उसके मध्य पे बनेगा। किसके? ध्रुव और फोकस के मध्य पर उसका प्रतिबिंब या फिर स्थिति रखी जाएगी। बिंब की स्थिति क्या होगी या होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए ध्रुव और फोकस के बीच में। शक्ति +5 है और -5 के दो लेंस निकट संपर्क में रखे गए हैं। मतलब एक हमारे पॉजिटिव है और एक है माइनस। तो मतलब एक अवतल होगा एक उत्तल होगा क्योंकि एक नेगेटिव होता है। जो अवतल होता है वह हमेशा नेगेटिव होता है तो उत्तल पॉजिटिव होता है। तो दोनों लेंस निकट संपर्क में रखे गए हैं। संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? जब दोनों मिलेंगे तो इसकी इन्फिनिटी दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी चली जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य देता है? तो ऐसा कौन सा रंग है जो कि जिसकी कम तरंग दैर्घ्य होगी? मतलब जिसकी कम तरंग दैर्घ्य होगी वो जल्दी विचलित हो जाएगा, है ना। तो वो कौन विचलित होता है? तो हमारा जो बैगनी कलर है वह सबसे ज़्यादा विचलित होता है, इसलिए उसके पास कम तरंग दैर्घ्य है। उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही कर सकता है। जो हमारा उचित फोकस का दूरी का उत्तल लेंस है तो वह किसको ठीक करता है? उत्तल मतलब क्या होगा? बीच में उठा होगा, किनारे उसके पतले होंगे। तो वह किस रोग को ठीक करता है? तो उत्तल करता है हमारे दूरदृष्टि दोष को। किसको करता है? दूरदृष्टि दोष को ठीक कर देता है उत्तल लेंस। जब एक बीटा कण त्यागा जाता है तब मूल परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? तो कभी भी अल्फा, बीटा और गामा ये कण होते हैं
एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, तो इसके द्वारा कुछ कण त्यागे जाते हैं। तो जब कोई भी कण है बीटा कण को त्याग रहा है तो उसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह क्या होता है, तो बीटा में क्या हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है यदि वह बीटा कण को त्याग रहा है तो। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन एक वस्तु के द्वारा चली गई जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जो विस्थापन है वह कैसे हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। 10 ग्राम CaCO3 के लिए क्या सही होगा, तो जो हमारा 10 ग्राम CaCO3 है उसमें क्या होगा, तो इसमें 0.3 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन होती है। तो इसमें क्या होती है, 0.3 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन होती है। आणविक भार बराबर बाष्प घनत्व इंटू 2, यह निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य है, तो जो हमारा आणविक भार होता है, अणु का भार हो गया आणविक भार है ना, मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 के बराबर होता है। तो ये किसका मान है, तो ये गैसों के लिए है। किसके लिए है, गैसों के लिए मान्य होता है। परमाणु क्रमांक आधार क्या होता है, जो हमारा परमाणु क्रमांक का आधार क्या है, तो आवर्त सारणी में यह देखो आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक है, आधार है। तो हमारी जो आधुनिक सारणी है वह किस पर चलती है, परमाणु क्रमांक पर चलती है, क्योंकि अभी तो आजकल नंबर चलते हैं तो एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाई गई थी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये सही हो जाएगा। और 5वां क्या है, यह आवर्त सारणी के दीर्घ रूप का है आधार। तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है और जो आवर्त सारणी है उसके दोनों के लिए मान्य है। N3 माइनस O2 माइनस और F की आयनिक त्रिज्या क्रमशः क्या होगी, तो हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फेरस है उसकी आयनिक त्रिज्या कितनी होगी, तो नाइट्रोजन की होगी हमारी 1.71 और ऑक्सीजन की होगी 1.40 और F की होगी 1.36। दो परमाणुओं के संयोजन का कारण क्या होता है, जब भी हमारे दो परमाणु हैं वह एक दूसरे से संयोजन कर रहे हैं तो इन दोनों का कारण क्या है, तो अक्रिय गैसों के विन्यास प्राप्त करता है। तो क्या करता है, अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करता है। क्यों, दो परमाणुओं के संयोजन का कारण, तो दो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। एक त्रिबंध में डैश संचित होते हैं, तो मतलब क्या शेयर होता है, तो जो हमारे त्रिबंध है तो उसमें क्या शेयर होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो कोई भी त्रिबंध है तो त्रिबंध में क्या होगा, 3 इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो हमारा त्रिबंध बन रहा है। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन द्वि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोलिथिक का निर्माण करता है, तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि द्वि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोलिथिक का कार्य करता है, उसे कहा जाता है कैल्शियम, Ca। कैल्शियम क्या होता है, द्वि हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोलिथिक का निर्माण करता है। क्षारीय धातु प्रदर्शित करती है, जो हमारी क्षारीय धातु होती है वह क्या प्रदर्शित करती हैं, तो ये केवल पॉजिटिव आयन और ऑक्सीकरण को अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या करती हैं, केवल +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। कौन, क्षारीय धातु। सोडियम एस्टेरेट का ध्रुवीय समूह क्या होता है, जो हमारा सोडियम एस्टेरेट है उसका ध्रुवीय समूह होगा COO बॉन्ड। तो क्या होता है, जो हमारा सोडियम एस्टेरेट होता है इसका प्रमुख ध्रुवीय समूह होता है बॉन्ड COO बॉन्ड। नायलॉन 6 निम्न के बहुसंघनन द्वारा बनाया जाता है। जो हमारा नायलॉन 6 है वह किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है एडिपिक अम्ल और एक्सामेथिलीन डाईएमीन के कारण। किसके द्वारा बना होता है, हमारा नायलॉन 6 बना होता है एपिडिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के द्वारा बनाया जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। श्वसन क्या है, तो श्वसन एक प्रकार की उपापचयी और ऊर्जा जनित प्रक्रिया है। तो क्या है, हमारी कैटाबॉलिक है और एक्सोजेनिक है। कैसी है, तो हमारी एनर्जी को रिलीज करती है, मतलब बनाती है, और क्या करती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचयी क्रिया है।
ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि किससे होता है, जो ल्यूकेमिया किसके द्वारा होता है, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनके द्वारा, उनकी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, और कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक निर्माण के कारण क्या होता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क का भाग होता है, जो हमारे वृक्क मतलब किडनी का भाग क्या होता है, तो हमारे ये हेनले लूप होते हैं। तो हमारा देखो वृक्क हो गया, किडनी का भाग क्या होती है, नेफ्रॉन में क्या पाए जाते हैं, एक संरचना पाई जाती है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, वुमन संपुट पाया जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले लूप पाए जाते हैं, तो ये भी उसमें पाए जाते हैं। तो क्या है, हेनले लूप किस में पाए जाते हैं, हमारे वृक्क में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आलू में कंद निर्माण को प्रेरित करता है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे आलू में कंद के निर्माण को प्रेरित करता है, तो ये होता है ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन होता है, जो कि हमारे आलू को प्रेरित करता है कि कंद रख लो, कंद बना लो, या कंद बनने के लिए प्रेरित करता है, तो वो है ऑक्सिन। अंकुरण पर प्रत्येक परागकण उत्पन्न करता है, जो हमारा अंकुरण होता है उस पर प्रत्येक परागकण क्या उत्पन्न करता है, तो 2 नर युग्मक क्या करता है, अंकुरण के समय प्रत्येक जो परागकण होता है वह क्या करता है, 2 नर युग्मकों को उत्पन्न करता है, 2 मेल गैमेट्स को उत्पन्न करता है। अपशोषी अंग कौन से हैं, अपशोषी अंग मतलब कौन से, जो हमारे पहले तो ये उपयोग में आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहा उपयोग में, उनको क्या कहा जाता है, अपशेषी अंग कहा जाता है। तो इनमें से कौन से हैं, तो यह अनुप्रयोग के कारण हाशित अंग हो जाते हैं, मतलब क्या है, अब उपयोग नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम होने लगे, उनको क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में उपस्थित है, तो जो हमारा पूरी पारिस्थितिक तंत्र है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा कौन चाहिए पड़ेंगे अपने को, प्रोड्यूसर। तो हमारे हरे पौधे जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा हैं जो कि खाना बनाते हैं, तो उत्पादक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल क्रांतिक नहीं होता या फिर नहीं करता, तो ऐसा कौन सा तत्व है जो जल क्रांतिक नहीं करता, तो ये नहीं करता अपक्षेपण, कौन नहीं करता, अपक्षेपण नहीं करता, जल क्रांतिक नहीं करता अपक्षेपण। शहरीकरण का बढ़ावा जीवन शैली में वृद्धि करता है, फसलों के लिए बढ़ती मांग, ये सब हमारे जल क्रांति के कारण है, लेकिन अपक्षेपण हमारे जल क्रांति का कारण नहीं है। कोशिका की रसोई किसको कहा जाता है, तो जो कोशिका की रसोई है उसे कहा जाता है हरित लवण को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हरित लवण को कहा जाता है, लेकिन ऊर्जा की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की रसोई हरित लवण को कहा जाता है। परमाणु का भार जो कि एनटीपी पर 22.4 लीटर वायु को विस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो कोई भी परमाणु का भार जो कि एनटीपी पर 22.4 लीटर वायु को विस्थापित कर देता है, तो वो उसका होगा क्या, अणुभार। वह अपने अणुभार की वायु विस्थापित करेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर अणुभार कहा जाता है। तो आयनिक त्रिज्या का सबसे घटता हुआ क्रम क्या है, तो कोई भी आयनिक त्रिज्या है कैसे घटती है, जब आवर्त सारणी से हम ऊपर से नीचे आते हैं तब उसकी त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम बाएं आवर्त सारणी के बाएं से दाएं आते हैं तब भी उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। तो इसका जो त्रिज्या कम कैसे होगी, तो आई की ज़्यादा होगी, फिर एस फिर बी आर ओ और एफ ई के इस क्रम के द्वारा बनेगी। निम्न में से कौन सा गुण सहसंयोजन बंध के संबंध में गलत है, तो मतलब जो सहसंयोजन बंध होते हैं उनके बारे में हमें गलत कथन को बताना है। तो ये क्या होते हैं, जब ये बनते हैं सहसंयोजन बंध तो इनका गलनांक और कथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब सहसंयोजन बंध बनेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, जल्दी से बॉयल होने लगेगा, तो इसका गलनांक और जो कथनांक है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह बंध 2 परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है उनके बीच बनता है। मतलब इनमें क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, तभी ये सहसंयोजन बंध बनते हैं। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, तो ये गलत है, इनकी ज्यामिति निश्चित होगी तभी तो ये बने हैं, तो ये गलत है, तीसरा वाला गलत है। यह सामान्यतः जल में आवेले होते हैं, तो ये क्या होते हैं, जल में आवेले होते हैं। सहसंयोजन बंध क्या होते हैं, जब ये बनते हैं तो इनका गलनांक और कथनांक कम हो जाता है। यह उन बंधों के बीच या उन परमाणुओं के बीच बनते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। इनका ज्यामिति जो होता है वह निश्चित होता है और ये जल में क्या होते हैं, आवेले होते हैं।
जल में जो कठोर जल होता है उसमें स्थायी और अस्थायी कठोरता पाई जाती है, उनको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जल में पाई जाने वाली कठोरता, जो स्थायी अस्थायी कठोरता होती है, उसको कम करने के लिए हम Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। HOH बंध का कोण कितना होता है? जो हमारा H2O होता है उसमें HOH बंध के बीच में कितने का कोण बनेगा? तो ये बनता है 104.5 डिग्री का। कितना बनता है? 104.5 डिग्री का कोण बनता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो हमारी ध्वनि होती है उसका तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। किसका? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उसका उतना तारत्व होगा। जो लड़कियों की आवाज़ होती है उसमें तारत्व ज़्यादा होता है, इसलिए पतली आवाज़ होती है और तीक्ष्ण होती है। जो चित्र दिया गया है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 9 वाट है। तो इसका जो आमीटर है उसका पाठ्यांक कितना होगा? तो इसमें जो आमीटर लगाया गया है उसका पाठ्यांक होगा 5 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 5 एंगस्ट्रॉम होगा। एक पदार्थ के बने 2 गोले हैं, उनके व्यास का अनुपात 1:2 है, तो इसकी ऊष्मधारिता का अनुपात कितना होगा? तो इसकी ऊष्मधारिता होती 1:8। कितनी होगी? 1:8 होगी। कितना है? एक ही धातु के गोले हैं, 2 गोले हैं, इनका व्यास कितना है? तो एक का 1 है और दूसरे का 2 है, दोनों के अनुपात है। धारिता कितनी होगी? तो 1:8 की होगी। यदि लैम्डा आर और लैम्डा वी क्रमशः लाल और बैगनी प्रकाश किरणों के तरंगदैर्घ्य हैं, तो क्या होगा? तो जो हमारा तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है? रेड का ज़्यादा होता है, तो आर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। किससे? वॉयलेट कलर से या फिर बैगनी कलर से। मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है हमारा अवतल लेंस। किसका प्रयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं होता? तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं? हरा, लाल और नीला, ये सब हमारे प्राथमिक रंग होते हैं और जो किसी और के मिलने से नहीं बनते उनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। और सफ़ेद रंग जो है वह प्राथमिक रंग नहीं होता, बस बल्कि सभी रंग जब मिल जाते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है? सफ़ेद रंग बन जाता है। डायनेमो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा डायनेमो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। कौन पे करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है डायनेमो। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है डायनेमो, और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। 4 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम होगा। भारत में प्रदान की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति का मान क्या है? जो हमारे भारत में जितने भी अल्टरनेटिव करंट आता है उसकी आवृत्ति कितनी है? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो ये होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। हर्ट्ज। लाइकेन, शैवाल और जो कवक होता है उसके बीच का संयोजी होता है। तो हमारा जो लाइकेन होता है तो शैवाल और कवक के बीच या फिर उनसे मिलकर बना होता है। अब आते हैं स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। जो हमारा ऑक्सीजन युक्त हमारे हृदय के 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद। तो हमारा जो बायां आलिंद होता है वहां पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है। कौन सा आता है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करती है। जो हमारा एपिग्लॉटिस होता है यह हमारे जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पार्ट होता है एपिग्लॉटिस ही, और ये किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो जो हमारा ग्वालिट होता है, ग्लॉलिट या फिर कंठद्वार होता है ग्वाइट, इसका क्या करता है? सीमा निर्धारण करता है। क्या? एपिग्लॉटिस। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका यह पार्ट है। गर्भाशय का श्लेष्मीय अस्तर क्या होता है? जो हमारा गर्भाशय होता है उसका श्लेष्मीय अस्तर होता है यूट्रस का जो म्यूकोसल लेनिंग होती है वो किसकी बनी होती है? वह एंडोमेट्रियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एंडोमेट्रियम की बनी होती है, अर्थात अंतः स्तर होता है एंडोमेट्रियम। पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जो हमारी पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और यह पादपों में नहीं पाया जाता। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं पाया जाता, बल्कि उनमें कोशिका भित्ति होती है जो कि हमारे जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पर हरित लवण पाया जाता है हमारे शरीर में नहीं होता, और रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं किसमें? पादप में। वाह विलन से
शुष्क किशमिश तक जल का विसरण क्या कहलाता है? तो जो हमारा वाह विलयन है उससे जो शुष्क किशमिश है उसमें जल का विसरण क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है अंतःपराशरण। क्या कहा जाता है? एंडोमोसिस कहा जाता है। एंडोमोसिस कहा जाता है, अंतःपराशरण कहा जाता है। जो हमारा कोई विलयन है उसमें हमने सूखी हुई किशमिश डाल दी तो वो थोड़ी देर बाद फूल जाती हैं, तो क्या हो रहा है, जो विलयन है वह बाहर से अंदर चला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अंतःपराशरण कहा जाता है। वशीय ऊतक किस प्रकार के होते हैं? जो हमारे वशीय ऊतक होते हैं वह क्या होते हैं? अधिचर्म ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। जो हमारे वशीय टिश्यू होते हैं एडिपोज टिश्यू होते हैं, वो कैसे होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। जैव खरपतवार मापी का अनुशंसा की जाती है। जो हमारे जैव खरपतवार मापी होते हैं इन्हीं की अनुशंसा किसको की जाती है? जो हमारे पर्यावरण के अपघटन को रोकते हैं। क्या करते हैं? हमारे पर्यावरणीय अपघटन को रोकते हैं। कौन? खरपतवार मापी। गुप्त प्रजनन अंग वाले पादप सम्मिलित होते हैं। जो हमारे कुछ प्लांट होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उनमें कौन से आते हैं? तो उन्हें कहा जाता है फेनेरोगेम्स। क्या कहा जाता है? फेनेरोगेम्स कहा जाता है। फेनेरोगेम्स कहा जाता है जिनमें गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, फेनेरोगेम्स। वह रोग का प्रकार जिसकी अप्रत्याशित शुरुआत रोगी की सामान्य कायिकी को प्रभावित करती है किंतु केवल एक समय के लिए, इसे कहते हैं। तो वह रोग जिसकी अप्रत्याशित शुरुआत रोगी की सामान्य कायिकी को प्रभावित कर देती है तो उसे, और वह कम समय के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्वरित रोग। क्या कहा जाता है? एक्यूट डिसीज कहा जाता है, जो कि उसकी जो सामान्य कायिकी है उसको चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब फंक्शनिंग है वह चेंज कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? त्वरित रोग कहा जाता है। क्योंकि जल्दी फैल गए, तो जल्दी आए हमारे शरीर में और जल्दी ही उन्होंने अपनी कायिकी चेंज कर दी या फिर मनुष्य की कायिकी चेंज कर दी, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्वरित रोग या फिर एक्यूट डिसीज कहा जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है डैश के द्वारा। जो हमारे सूर्य से बनाई गई ऊर्जा होती है वह पृथ्वी पर कैसे आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। एक विद्युत घंटी जब बजती है तब क्या होता है? जो कोई विद्युत घंटी है तो वह क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है। तो ये इसमें हो क्या रहा है? धारा प्रवाह के मध्य क्षणिक अवरोध होता है। तो हमारा जो धारा प्रवाह हो रही है उसमें क्षणिक अवरोध हो रहा है, तो इससे क्या होती है? बिजली, मतलब जो हमारी बिजली की घंटी होती है वह बजने लगती है। तो धारा प्रभावित हो रही है, उसको हमने एकदम से रोक दिया, क्षणिक अवरोध कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी? बिजली बजने लगेगी। तो हमारा मतलब घंटी बजने लगेगी, बिजली क्यों बजनेगी? तो यह क्या करती है? जो विद्युत होता है धारा के मध्य क्षणिक अवरोध होता है। ऊष्मा उत्पन्न H और प्रभावित विद्युत धारा I के बीच संबंध क्या होता है? जो हमारे उत्पन्न ऊष्मा है, जो ऊष्मा हमने उत्सर्जित की है उसको हम H से डिनोट कर रहे हैं, और जो प्रभावित विद्युत धारा है उसको I की, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है? तो एज म्यू I स्क्वायर होता है, H U I स्क्वायर होता है। एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के सहारे एक बेलनाकार छड़ चुंबक को रखा जाता है। यदि चुंबक को उसके अक्ष पर घूर्णन कराया जाता है तब क्या होगा? तो यह एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के सहारे, एक वृत्ताकार कुंडली है उसको अक्ष के सहारे बेलनाकार चुंबक के ऊपर रखा जाता है, छड़ के ऊपर रखा जाता है। यदि चुंबक को उसकी अक्ष पर घूर्णन कराना है तब क्या करना होगा? तो कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी वह चुंबक है वह क्या हो जाएगी? अपने अक्ष पर घूमेगी। तब कुंडली पर कोई भी धारा प्रभावित नहीं होगी। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंब के आकार का होता है। बिंब की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो अवतल द्वारा बनाया गया कोई भी प्रतिबिंब है तो वह वास्तविक है, उल्टा है और बिंब के आकार का है। लेकिन हमारे बिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो हमारे जो सी और मतलब सी पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? सी पर होनी चाहिए, सेंटर पर होनी चाहिए। एक बिंब को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि हमारा वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस को प्रयोग करते हुए बने? तो हमारे हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमें प्रतिबिंब कैसा चाहिए है? वास्तविक हो, उल्टा हो और बड़े आकार का हो। तो हमें वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी? फोकस पर रखनी पड़ेगी। कहाँ रखनी पड़ेगी? फोकस पर रखनी पड़ेगी।
एक उत्तल लेंस क्या होता है? जो हमारा उत्तल लेंस होता है वह मध्य में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? मध्य में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। जब कोई पिंड समान समानांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कही जाती है? तो कोई भी वस्तु है वह समान अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उसके क्या होगी? गति यूनिफॉर्म होगी या फिर समान गति भी होगी। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ये कहता है F=ma, मतलब बल की मात्रा का मापन करता है। सेकंड नियम क्या करता है? बल की मापन बताता है। पहला नियम क्या बता रहा था हमें? त्वरण या फिर जो जड़त्व का सिद्धांत है वह बताता है पहला सिद्धांत। दूसरा बताता है बल का, और तीसरा क्या बताता है? वो प्रतिक्रिया बताता है ना, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। बल एक पिंड में डैश में परिवर्तन की दर को बताता है। तो कोई भी बल है वह किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है। कौन? बल। निम्नलिखित में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला नहीं है? तो ऐसी कौन सी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सम इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो N3- S2 और Cl-, ये हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही नहीं है और सभी सही हैं। विद्युत संयोजी बंध या आयनित बंध डैश द्वारा बनाए जाते हैं। जो हमारे विद्युत संयोजी बंध होते हैं या फिर जो आयनित बंध होते हैं वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। तो विद्युत संयोजी बंध और जो आयनिक बंध होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। कौन से युग में अधिकतम और न्यूनतम आयनिक गुण पाए जाते हैं? मतलब जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस में अधिकतम और न्यूनतम आयनिक गुण पाए जाते हैं? तो ये होता है हमारा रुबिडियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड में। किस में पाए जाते हैं? रुबिडियम क्लोराइड में। और जो बेरिलियम क्लोराइड है इसमें सबसे ज़्यादा, देखो रुबिडियम क्लोराइड में क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयनिक गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड होता है इसमें बहुत न्यूनतम गुण पाए जाते हैं। सोडियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन नीला रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो हमारा सोडियम का द्रव अमोनिया होता है, अमोनिया में बना विलयन, मतलब सोडियम किसमें मिला रहे हैं हम? अमोनिया में मिला रहे हैं और विलयन बना रहे हैं। तो कैसा विलयन बनेगा? नीले कलर का विलयन बनेगा। तो यह नीला क्यों है? किसकी उपस्थिति के कारण है? तो यह विलयीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके? तो जो विलयीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण यह नीले रंग का होता है। कौन? सोडियम का अमोनिया के साथ विलयन। स्टार्च निम्न की उपस्थिति में डाइसैकेराइड में बदल जाते हैं। जो हमारे स्टार्च होता है वह अमाइलेज एंजाइम के कारण डाइसैकेराइड में चेंज हो जाते हैं। मतलब स्टार्च को टूट गया है तो डाइसैकेराइड में टूट गया है, तो किसने तोड़ दिया? एमाइलेज के द्वारा तोड़ा गया है। नियोप्रिन रबड़ निम्न के बहुलककरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमारा जो नियोप्रिन है वह एक रबड़ है। किस बहुलीकरण? जो बहुलीकरण या फिर जो हमारा पॉलीमराइजेशन होता है उसके द्वारा प्राप्त किया गया है। तो जो हमारा नियोप्रिन है वह 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन के द्वारा किया गया है। किसके? ब्यूटाडाइन के द्वारा। तो 2 क्लोरो, 2 तो क्लोरो है और 1,2 क्या है? ब्यूटाडाइन है। तो क्या बन गया? हमारा नियोप्रीन बन गया। कौन सा बहुलक मिलाया गया है इसमें? 2 क्लोरो और 1,3 ब्यूटाडाइन मिलाया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रावण को क्या कहा जाता है? देखो हमारी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक अंतःस्रावी होती हैं और एक बाह्यस्रावी होती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा जो स्त्रावण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हार्मोन। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। वह प्रोटोजोआ जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा प्रोटोजोआ जो कि क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है उसे कहा जाता है यूग्लिना। क्या कहा जाता है? यूग्लिना कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली एक आवरण प्रोवाइड करती है हमारी किसके लिए? कोशिका के लिए। तो यह क्या करता है? कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने देती है नहीं, ये क्या करती है? कोशिका पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन और नियंत्रण रखती है। क्या करती है? जो हमारे पदार्थ अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, किन किन को बाहर जाना है, किन किन को अंदर आना है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका की झिल्ली करती है। कौन शिशु प्रजनक जंतु है? तो कोई ऐसा कौन सा जंतु है जो कि शिशु का प्रजनक करता है? तो वो हमारा मनुष्य है, जो कि किसको करता है? शिशु को। जबकि छिपकली हुई, सांप हुए, मेंढक हुए, ये सब अंडे देते हैं। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा वाइल होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह पाचन हेतु वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? यह पाचन करने के लिए जो हमारा फैट होता है, वसा होता है, उसका क्या करता है? पायसीकरण कर देता है। कौन? वाइल। इसके साथ आज का हमारा सेशन होता है कंप्लीट साइंस का। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।